नमस्कार दोस्तों, आप सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर हैं। पिछले सेशन में हमने आपको भरण पोषण के बारे में आपको बताया था। इसमें हमने बताया था कि भरण पोषण किसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा, और हमने ये भी बताया था कि कब नहीं मिलेगा। पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं। यदि आप इस चैनल को पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यदि आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड इससे बारे में जो पिछले पढ़ाया था उसमें वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिए हैं, उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सभी को मालूम भरण पोषण मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आगे प्रक्रिया क्या होगी, कब बात पत्र कहाँ दाखिल होगा इसके बारे में बताएंगे, और कैसे कैसे उसमें सुनवाई होगी इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे डिटेल से, जिससे आपको जानकारी पूरी होती रहेगी। ठीक है। हम आपको आज बताएंगे प्रक्रिया के बारे में। 125 में तो हमने आपको बताया था कि कब किसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, और कब नहीं मिलेगा इसके बारे में भी आपने पिछले सेशन में आपको हमने बताया था। आज हम आपको प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। प्रक्रिया कि कहाँ बात दाखिल होगा, क्या कोर्ट की प्रक्रिया होगी। हम सेक्शन 26 सब क्लॉज सब सेक्शन 1 में हम बताएंगे कि जो बात दाखिल किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, कहाँ दाखिल होगा। जो हमारा भरण पोषण का बात जो है वो कहाँ किस क्षेत्राधिकार में दाखिल होगा। तो पहली बात इसमें जो कही गई है वो ये कही गई है जहां वह रहता है। पहली बात है जहां वह रहता है, मतलब जो भरण पोषण को चाहता है कि उसे भरण पोषण मिले तो वह व्यक्ति जहां रह रहा है वहां के न्यायालय में दाखिल करेगा। कौन सा न्यायालय होगा? यदि वहां पर परिवार न्यायालय है, परिवार न्यायालय है तो वो परिवार न्यायालय में दाखिल करेगा। यदि परिवार न्यायालय नहीं है तो फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल करेगा। मोस्टली सभी जगह परिवार न्यायालय अवेलेबल हो गए हैं, अब वहां परिवार न्यायालय वहां पर दाखिल किया जाएगा। कहाँ दाखिल किया? जहां वह रहता है। दूसरी बात इसमें बताई गई है जहां वह पत्नी पति या पति पत्नी के रूप में अंतिम रूप से रहे हों। जहां पर वह पत्नी या पति के रूप में अंतिम बार रहे हों, अंतिम बार रहे हों, वहां भी दाखिल कर सकता है जहां दोनों लोग पति पत्नी के रूप में अंतिम बार रहे हों। पहला था कि जहां वह रह रहा है वहां भी दाखिल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास होगा कि वह वहां भी दाखिल कर सकता है जहां वे लोग पति पत्नी के रूप में रहे हों, वहां भी दाखिल कर सकता है, या जहां वह या पत्नी निवास करती है। तीसरी बात करिए जहां वह या पत्नी निवास कर रही है, निवास कर रही है। इनके मतलब केवल इतना है जो परिवादी है यानी जो बात ला रहा है वो जहां रह रहा है वहां भी दाखिल कर सकता है, या जहां पर उसका अपोजिट पति है या पत्नी है जिससे भरण पोषण चाहा गया है वो जहां निवास करती है तो वहां पर भी बात लाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन जो बीच का जो दिया है वो ये दिया है जहां वे अंतिम रूप से रहे हों पति पत्नी के रूप में, तो वहां पर भी वो लोग भरण पोषण का बात जो है ला सकते हैं। कहाँ लाएंगे? परिवार न्यायालय में। इसके सब सेक्शन 2 जो बात कर रही है 126 का सब सेक्शन 2, 126 का सब सेक्शन 2 जो बात कर रही है ये हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं भरण पोषण के बारे में। 125 सॉरी 126 सब क्लॉज सब सेक्शन 2 में बात करी है वो प्रक्रिया बताएगी।
अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे थे, वन में ये पढ़ रहे थे कि कहाँ दाखिल होगा। अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया ये दी गई है, बाद की कार्रवाई में समस्त साक्ष्य जो है वो प्रतिवादी या प्रतिपक्ष के सामने या उसके अधिवक्ता के सामने लिए जाएंगे। पहली जो बात कही गई है, जो साक्ष्य लिया जाएगा कार्रवाई में, सभी साक्ष्य जो हैं कार्यवाही में, सभी साक्ष्य जो हैं वो प्रतिवादी, प्रतिपक्षी या प्रतिवादी या डिफेंडेंट ठीक है, जिसे हम डिफेंडेंट भी बोलते हैं, के सामने अथवा अधिवक्ता के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जो साक्ष्य दिए जाएंगे कार्रवाई के, सभी साक्ष्य जो हैं वो प्रतिवादी या प्रतिपक्षी या डिफेंडेंट के सामने या उसके अधिवक्ता के सामने दिए जाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह कही गई है इसमें परंतु जोड़ा गया है। परंतु में यह बात बताई गई है, यदि प्रतिपक्षी जो है या प्रतिवादी है, यदि प्रतिपक्षी है वो जानबूझकर न्यायालय में नहीं आ रहा है, संबंध की तामीली से बच रहा है, यदि ऐसे स्थिति में न्यायालय को समाधान हो जाता है कि वह जानबूझकर बच रहा है, संबंध की तामील से बच रहा है। परंतु में बताया गया है कि न्यायालय को समाधान हो जाने पर कि जो विपक्षी है वह जानबूझकर न्यायालय में नहीं आता है, ठीक है, न्यायालय को समाधान हो जाए कि विपक्षी है वह जानबूझकर न्यायालय में नहीं आता है और संबंध की तामील से बच रहा है, तो क्या करेगा न्यायालय? यदि न्यायालय को समाधान हो जाए, हो जाने पर विपक्षी, न्यायालय का समाधान हो जाता है या हो जाने पर कि विपक्षी जो है वो जानबूझकर न्यायालय में नहीं आ रहा है और संबंध की तामील से बच रहा है, तब न्यायालय एक पक्षीय रूप से साक्ष्य देने के लिए कहेगा या साक्ष्य लेगा। एक पक्षीय रूप से साक्ष्य देने के लिए कहेगा या लेगा। एक पक्षीय रूप से साक्ष्य लेने के लिए कहेगा या लेगा, ठीक है। यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि विपक्षी जो है वो जानबूझकर न्यायालय में नहीं आता है और यदि संबंध की तामील से बच रहा है, तो न्यायालय जो है वो एक पक्षीय रूप से साक्ष्य देने के लिए कहेगा या लेने के लिए अपेक्षित करेगा।
इसमें दूसरी बात एक और भी कही गई है, यदि विपक्षी जो है वो 3 माह के अंदर न्यायालय में उपस्थित होता है और न आने का कारण या उपयुक्त कारण बताता है, फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें एक बात और भी बताई गई है, वो ये बताई गई है, यदि विपक्षी जो है, यदि विपक्षी 3 माह के अंदर न्यायालय में आ जाता है तो जो एक पक्षी की आदेश हुआ है, एक पक्षी साक्ष्य लेने का आदेश हुआ है, उसको वापस ले लेगा। यदि विपक्षी जो है न्यायालय का समाधान कर देता है कि उसका उपस्थित होने का उपयुक्त कारण है, होना युक्त कारण है। युक्त कारण ऐसा भी हो सकता है कि उसे समय रूप से सूचना नहीं दी जा सकी थी या समय पर सूचना नहीं मिली थी, यह युक्त कारण माने जाते हैं। हालांकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिया गया है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो सिविल है, दीवानी टाइप की है, इसीलिए यहाँ पर एक पक्षीय रूप से साक्ष्य ले रहा है और उसको खारिज भी कर रहा है। अब इसका 126(3) में बताया गया है, 126 सबसेक्शन 3 में बताया गया है, कोई भी अन्य युक्त खर्चे हैं, अन्य उचित खर्चे हैं तो उसको भी देने का आदेश कर सकता है। अनुचित खर्चे हैं तो उसको भी देने का आदेश कर सकता है। और जो इसमें एक बात और भी बताई गई है, जो साक्ष्य लिया जा रहा है वो उस रीति से लिया जाएगा जो सम्मन मामले में विहित है। साक्ष्य लिया जाएगा वह उस रीति से लिया जाएगा जो सम्मन मामले में विहित है। सम्मन मामले में निहित है। साक्ष्य उस रीति से लिया जाएगा जो सम्मन मामले में निहित है। एक पक्षी कार्रवाई कर रहा था लुकोट, अगर विपक्षी आके आता है 3 महीने के अंदर आ जाता है और बताता कारण स्पष्ट देता है कि उसका न आने के कारण युक्त कारण है, तो वो कारण बताएगा। कारण से यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो जो एक पक्षी आदेश दिया गया है वो वापस ले लेगा और पक्षी को पक्ष का सुनेगा और आपत्ति का अवसर प्रदान कर देगा। ठीक है, 126 में 3 दिया गया, यदि उचित खर्चे जो हैं न्यायालय लगते हैं तो उचित खर्चे जो हैं दिए जाने आवश्यक हैं तो न्यायालय ऐसे आदेश भी दे कर सकता है।
साक्ष्य जो लिया जा रहा है वो उस रीति से लिया जाएगा जो सम्मन मामले में विहित की गई है। अगले हम आपको बताएंगे खर्चों के परिवर्तन के बारे में। क्या न्यायालय यदि एक बार खर्चा बांध दे तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है? यदि हाँ किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। आप सिविल लॉ स्टडी पॉइंट पर हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आप जो है आपको अन्य जो लेटेस्ट वीडियो है आपको मिलती रहे। यदि आप इससे पूर्व का लेक्चर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उस डिस्क्रिप्शन से आप पूर्व के लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रक्रिया के बारे में बताया कि भरण पोषण की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में हमने आपको बताया था। इससे पूर्व कौन भरण पोषण देगा, कितना भरण पोषण देगा, या फिर कब भरण पोषण मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं, जिसको आपका जो नीचे दिए गए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आप पूरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।